नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका सेकंड शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर है। 100 नंबर के पेपर है और इसको हम यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसमें से आपका स्कोर कितना रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स, करंट अफेयर्स या प्रीवियस ईयर पेपर या जो भी अन्य महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो जो आपका बंटी है ये है उपन्यास। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि आपका बंटी जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? तो ये है मन्नू भंडारी का। तो मन्नू भंडारी आपको नोट करना है। मन्नू भंडारी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, महाभोज, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1 इंच मुस्कान, ये उनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, महाभोज और 1 इंच मुस्कान। और एक प्लेट सैलाब, विदूषक, मैं हार गई, ये इनके प्रमुख कहानियां हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने पेपर ला रखा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक क्वेश्चन और उससे संबंध आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, बी है मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, सी है मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, और डी है मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो देखो, एक और अनेक, एक क्या है एक वचन, और अनेक क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। तो अनेकों नहीं होता है बल्कि अनेक होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो जो कुकुरमुत्ता रचना है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, इनके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, वैसे मैंने हिंदी में वो अलग से टॉपिक करा रखा है, उत्तराखंड के जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रमुख रचनाकार है, प्रमुख साहित्यकार है, उनकी प्रमुख रचनाएं वो मैंने हिंदी का जो कोर्स आपको कराया था कंप्लीट, उसमें इनके बारे में भी बताया था। और हिंदी की ई बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता। ये इनके क्या है, काव्य संग्रह है। इनके कुछ अन्य काव्य संग्रह है, जूही की कली, अनामिका और परिमल। परिमल भी इनका एक प्रमुख काव्य संग्रह है जो कि महत्वपूर्ण है। तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है, तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो है अम्बुद, क्योंकि अम्बुद किसका पर्यायवाची है, ये है बादल का पर्यायवाची है अम्बुद। बाकी सरोज, नीरज, जलज ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनोहर श्याम जोशी। देखो दोस्तों, रचनाएं आपके हर एग्जाम में 2 या 3, मिनिमम 2 और अधिकतम 4, ठीक है। तो 2 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं एक टॉपिक से। तो रचनाएं जितने भी साहित्यकार हैं आपके सिलेबस में, उनकी सभी रचनाएं आपको जो इंपॉर्टेंट वो मैंने बता रखी है, तो उनको आप जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में बनते हैं उत्तराखंड के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और जो साहित्य के नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी अन्य भाषाएं आती हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांग्रो, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, मूल स्वर नहीं है तो वो है डी ऑप्शन, 7 का डी ऑप्शन। ये क्या है, मूल स्वर नहीं है। आ ई री ये तो क्या है, मूल स्वर है, लेकिन जो ए है ये क्या है, एक संयुक्त स्वर है। क्या है ये, संयुक्त स्वर। किस प्रकार से संयुक्त स्वर है? तो जो ए बना है ये है ना ए, ये भी ए और ओ और औ, ये सभी क्या है, संयुक्त स्वर। ये 4 संयुक्त स्वर हैं। जबकि जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं आ ई उ री।
आ, ई, उ और री, ये सभी क्या है दोस्तों, ये मूल स्वर हैं, जबकि ए, ऐ, और औ ये सभी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। आगे है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य। टिप्पण से क्वेश्चन बनता है तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है देवनागरी लिपि अधिकांशता है। तो जो देवनागरी लिपि है दोस्तों ये है वर्णात्मक, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 10 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सरकारी पत्र। सरकारी पत्र जो सरकारी दफ्तरों में लिखे जाते हैं, सरकारी विभागों में लिखे जाते हैं, उन पत्रों को कहते हैं हम सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। तो 11 का हो जाएगा सही आंसर बी, गंगा यहाँ पे क्या है, एकार्थी शब्द है। एकार्थी यानी जिसका केवल एक अर्थ होता है। अगर हम गंगा बोलते हैं तो गंगा का एक ही अर्थ है, जो गंगा नदी है या गंगा किसी का एक नाम होगा तो उसका एक ही अर्थ है। जबकि जैसे कर है, इसके अनेक अर्थ, ये अनेकार्थी शब्द है। कर का अर्थ क्या होता है, टैक्स भी होता है, और कर का अर्थ क्या होता है, हाथ भी होता है। ठीक है, कर का अर्थ क्या होता है, हाथ भी होता है, और सूंड भी होता है कर का अर्थ। उसी प्रकार गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है, शिक्षक भी होता है। उसके बाद श्रेष्ठ भी होता है, और बृहस्पति भी होता है, और गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, लघु और गुरु, तो गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। उसी प्रकार धन, तो धन का अर्थ संपत्ति भी होता है। उसके बाद धन का अर्थ योग भी होता है, और शुभ कार्य भी होता है। तो इसलिए कार्य, गुरु और धन ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं, बल्कि जो गंगा है वो क्या है, एकार्थी शब्द है। 12 है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब क्वेश्चन यही बनता है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, मूल, यौगिक और योग रूढ़। और रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आगे बढ़ते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो है इति धन आदि। इत्यादि, और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगी यण संधि। इति धन आदि इत्यादि में हो जाएगी यण संधि। संधि मैंने आपको कंप्लीट बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो 14 का हो जाएगा सही आंसर अंत्याक्षरी। ये ठीक है, अंत्याक्षरी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो समाचार लेखन की जो सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। तो राजभाषा के प्रयोग का जो मुख्य क्षेत्र है, विधायिका भी है, कार्यपालिका में भी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, न्यायपालिका में भी किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे आज्ञा। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। बाकी खेत क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप है वो है क्षेत्र। उसी प्रकार से दाहिना ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। और किसान, किसान क्या है, एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कृषक। ठीक है दोस्तों, और आज्ञा क्या है, एक तत्सम शब्द है, और आज्ञा का तद्भव रूप क्या होता है, आन होता है। आगे है निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन होगा इसमें, 18 का देखो और आ रहा है ना, यहाँ पे और आ रहा है, यहाँ पे आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। तो जहाँ पे और आता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनकी पहचान कैसे करनी है यही मैंने आपको हिंदी के कोर्स में बता रखा है। हिंदी का कोर्स मैंने आपको 30 दिन में कंप्लीट कराया था। 30 दिन का संपूर्ण कोर्स आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो 19 का हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन, माखन लाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा
कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। बर्बाद हो जाना पर भी अहंकार बना रहना यानी रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। तो हिंदी के दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से लामण गीत संबंधित है। तो लामण क्या है? एक प्रकार का प्रेम गीत है। अगर हम उत्तराखंड के प्रेम गीतों की बात करें तो झुमेलो, चोफला, छोपती ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख प्रेम गीत हैं, जिसमें लामण गीत भी एक प्रकार का प्रेम गीत है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर प्रवास के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब लोग जीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण, गरीबी और बेरोजगारी के कारण नगरों में प्रवास करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रतिकर्ष। और अपकर्ष क्या होता है कि नगरीय सुविधाओं के कारण नगरों की ओर प्रवास। तो दोनों माध्यम में क्या हो रहा है कि नगरों की ओर प्रवास हो रहा है। तो जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं ये उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए। क्या कर रहे हैं लोग? नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक तो ये उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए। नेक्स्ट है नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन आया था। शेर का डांडा जो चोटी है वहाँ, उस पर यह सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था नैनीताल में 1880 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, संविधान से बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति इसे मसौदा कमेटी या पांडुलेखन कमेटी भी कहा जाता है, जिसमें 7 सदस्य थे। तो जो ये प्रारूप समिति है इसके सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इनसे संबंध जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो 25 का हो जाएगा बैरास कुंड है चमोली जिले में। नेक्स्ट है 26, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो 26 का हो जाएगा सही आंसर उच्च पैदावार किस्म के बीज या रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग या आधुनिक तकनीक। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। और जो हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966-67 में हुई थी। MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति। तो मुंड और सबर के नाम से जो कुमाऊं की प्राचीन प्रजाति है उसे कहते हैं डी कोल। कोल को मुंड और सबर के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 28 निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया था। 28 का हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, इन सभी को। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आपको लगातार बताया जाता है। और वर्ष 2023 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। उत्तराखंड करंट अफेयर्स या इंडियन करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक आपको प्रोवाइड की गई है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1982 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था 1988 में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है निम्न आकृति में लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो, पहले आपको देखना है कि इनमें आपस में क्या संबंध है, इनमें क्या संबंध है, फिर यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखो 2 गुणा 2 और 4 गुणा 4 यानी 2 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो देखो 2 दूना 4 और 4 चौको 16, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 गुणा 3 करो तो 9 हो जाएगा। और 9 गुणा 9 करो तो कितना हो जाएगा? 9 नमा 81, तो 81 और 9 90। तो उसी प्रकार इसको भी करो आप। 1 गुणा 1 इक्वल टू 1
और 5 × 5 = 25, तो 25 और ये क्या हो जाएगा 26, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 30 का ए ऑप्शन 26। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल आपको सोल्व करने हैं। 31वां है वासुकी ताल स्थित है, तो वासुकी ताल जो स्थित है वो है केदारनाथ के निकट। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 32वां है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, वह तस्वीर है। तो देखो 32वां क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा, राम ने कहा है मोहन से कि इसके पिता, तस्वीर के जो पिता हैं मेरी माँ के क्या हैं इकलौते पुत्र हैं, यानी तस्वीर के जो ये यहाँ पे तस्वीर है और इसके जो पिता हैं वो इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो वह तस्वीर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राम की लड़की की, ये राम की लड़की है। देखो क्योंकि देखो राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता, इस लड़की के जो पिता है मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो इसकी माँ का इकलौता पुत्र तो ये स्वयं हो जाएगा, और ये जब स्वयं उसकी मतलब यहाँ पे इसकी माँ का एक पुत्र है, तो ये जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है वो कौन है, उसकी पुत्री होगी। तो राम की लड़की की ये तस्वीर हो जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो ये है यहाँ पे श्यामला ताल के किनारे, श्यामला ताल जो कि चंपावत में है। 33 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर। और श्यामला ताल के निकट झूला मेला जो कि चंपावत का एक प्रसिद्ध मेला भी है। चंपावत में एक अन्य जो ताल है वो है झिलमिल ताल, और श्यामला ताल या श्यामल ताल ये भी कहाँ है, चंपावत में है। नेक्स्ट है 34 हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल का है आपका गुजरात में है। 34 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 35वां की ओर। धनुष तीर्थ कहलाता है, तो धनुष तीर्थ कौन कहलाता है, ये कहलाता है श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 36वां है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो यहाँ पे 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सुएज एवं पोर्ट सईद, जो कि क्या है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन। और जो ये सुएज नहर है दोस्तों, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। क्वेश्चन नंबर 37 है गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है, तो 37 का हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन जय बद्री विशाल, जो कि गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। और जो गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था वो हुआ था 5 मई 1887 को, 1887 में अल्मोड़ा में गठन हुआ था। 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स का कहाँ गठन हुआ था, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है, तो मैथ इनका क्या कहलाता है, ग्रीष्मकालीन आवास, जबकि इनका जो शीतकालीन आवास है, कई बार शीतकालीन आवास पूछा जाता है, तो वह है गुंडा व मुनसा। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास है मैथ। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी, तो 40 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन नाबार्ड। नाबार्ड जो क्या है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है, इसका गठन किया गया 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो गठन की डेट भी आपको जरूर नोट करनी है। नाबार्ड का गठन किया गया 12 जुलाई 1982 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो अस्कोट किसकी राजधानी थी, ये थी कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में अस्कोट। क्वेश्चन नंबर 42 है डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की, तो 42 का हो जाएगा सही आंसर चिनसुरा में। चिनसुरा में डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। 42 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 43 है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है प्रताप शाह को, क्योंकि सबसे पहले प्रताप शाह ने ही 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की थी। प्रतापनगर की स्थापना 1877 में प्रताप शाह ने की थी। उसके बाद 1894 में कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की और 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। नाम से ही देख सकते हैं आप, समताप मंडल में तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो सबसे जो निचला मंडल है वो है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर आता है समताप, और समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। और साथ साथ जो ओजोन गैस है, ओजोन परत, वो भी यहीं पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है मध्यमंडल, यहाँ पे आता है आयन मंडल, और यहाँ पे आता है आपका बहिर्मंडल। तो ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 45 की ओर, अलगोजा बजाया जाता है। तो अलगोजा बजाया जाता है मुंह से। 46 है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 47वां है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? तो सही आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2014 को। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 48 है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, 1970-78 में भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 1977-78 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? 49 का हो जाएगा सही आंसर श्रेणी ए में। सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। और ये जो लागू हुई थी, ये एकीकृत औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2008 को। इस समय मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूड़ी जी इस समय मुख्यमंत्री थे। तो उत्तरकाशी जनपद को श्रेणी ए में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख के जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो बने थे राधा कृष्ण माथुर। इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। अगर ये क्वेश्चन दोबारा सपोज पूछा जाता है, लेकिन अभी किसी और जनपद से संबंधित पूछा जाता है, तो देखो श्रेणी ए में कौन कौन थे? एक तो उत्तरकाशी हो गया, दूसरा था पिथौरागढ़। ये एकीकृत औद्योगिक नीति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिथौरागढ़। उसके बाद उत्तरकाशी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद चमोली। देखो ये तीन तो ऊपर के आपको नोट करने हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। और उसके बाद चंपावत और रुद्रप्रयाग, जो कि सबसे छोटे छोटे हैं। देखो तीन तो ऊपर ऊपर के बड़े बड़े जनपद हो गए श्रेणी ए में, और दो ये छोटे छोटे जनपद चंपावत और रुद्रप्रयाग, ये श्रेणी ए में रखे गए थे एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के तहत। और श्रेणी बी की अगर मैं बात करूं तो श्रेणी बी में थे पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और देहरादून और नैनीताल। ठीक है, तो देहरादून नैनीताल के कुछ भाग थे, और पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इनके संपूर्ण भाग को श्रेणी बी में रखा गया था। तो इस प्रकार श्रेणी ए और श्रेणी बी में एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के तहत ये जनपद मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये किसी भी दोबारा एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल्स में बता दिया है। 51 की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? 51 का हो जाएगा सी ऑप्शन, मालाबार। ये केरल के अंतर्गत आता है, मालाबार। 52 है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो कब करेगा? सही आंसर हो जाएगा 2023 में। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है कि भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? तो 2023 में करेगा।
और ये पुरुष हॉकी विश्व कप जो कि हाल ही में आयोजित भी किया जा रहा है 2023 में भारत में। 53 है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम। तो रिंगाल का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। किम्नो बम्बूसा फलकाटा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है रिंगाल का वैज्ञानिक नाम। कुछ अन्य वैज्ञानिक नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे बुरांस, बुरांस का वैज्ञानिक नाम होता है रोडेडेंड्रोन अर्बेरियम। ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अवेलेटा। और बांज जो कि एक प्रसिद्ध वृक्ष है उत्तराखंड का, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कोरक्स ल्यूक्रोटा इकोफोरा। तो यहाँ पे रिंगाल का जो वानस्पतिक नाम है वो है किम्नो बम्बूसा फलकाटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखो यहाँ पे माना राम है तो हमेशा पूर्व दिशा आपको अपने राइट हैंड की ओर माननी चाहिए, ठीक है। पश्चिम अपने लेफ्ट की ओर, उत्तर ऊपर की ओर और जो दक्षिण होता है नीचे की ओर मानना चाहिए। तो राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। तो देखो ये दक्षिण की ओर जब चल रहा है तो अभी ये कहाँ चल रहा है? अभी ये नीचे चल रहा है तो इसका दाएं और इधर है, दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जब ये 10 किलोमीटर चलता है तो फिर ये कहाँ मुड़ता है? दाएं और मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। 12 यहाँ चल गया, 10 यहाँ चल गया तो 12 यहाँ भी चलेगा तो इसके लगभग समांतर पे पहुँच जाएगा। 12 किलोमीटर यहाँ चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब 10 ये है तो 10 ये भी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ भी ये 10 किलोमीटर दूर, प्रारंभिक में यहाँ था और अंत में यहाँ पहुँचा। तो यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर गया, यहाँ 10 किलोमीटर गया और फिर 12 किलोमीटर ऊपर गया। तो अब देखो यहाँ और यहाँ बराबर है तो यहाँ और यहाँ भी ये भी दूरी बराबर हो जाएगी तो 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा। 55 है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम। तो 55 का हो जाएगा ब्रैंडिस गेट। डेट्रिच ब्रैंडिस के नाम पर ये गेट का नाम रखा गया है। एफआरआई का जो मुख्य गेट है तो इसका नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट। 56 है एक घड़ी क्रमशः 1 बजे, 1 बार 2 बजे, 2 बार 3 बजे, 3 बार अर्थात जितनी बार बजती है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है, तब एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें देखो एक घड़ी 1 बार, 2 घड़ी 2 बार, इस प्रकार से इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाए 156 बार। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। यहाँ पे ऐसे दोस्तों अब देखो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, तो कुल मिला के 1 से 12, 1 से आपको 12 तक लिखना है और उसका अगर आप जोड़ करते हो तो वो आएगा 78। लेकिन क्या होता है 24 घंटे यहाँ पे पूछा गया है तो उसका वो दुगुना हो जाएगा, तो 78 का दुगुना हो जाएगा 156। ठीक है 156, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी, तो ये दी थी 2007 में। 57 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 ईस्वी को कौन सा दिन रहा होगा? 1 जनवरी 2006 की ये बात कर रहा है और फिर ये पूछ रहा है 1 जनवरी 2010, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 59 गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है, तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया। और जो 1935 का ये अधिनियम है इसके बारे में कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। भारतीय संविधान का ये प्रमुख स्रोत है 1935 का अधिनियम। केंद्र और राज्य के लिए जो द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी वो इसी 1935 अधिनियम के माध्यम से लाई गई थी। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इस भारत अधिनियम 1935 के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय
पार्क है, 2390 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, सबसे बड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 62 का हो जाएगा 3 वर्गों में, इसका है ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? 63 का हो जाएगा हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के शासनकाल में, जब हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर था, तो इस समय नैनीताल में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको जब ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड का ब्रिटिश शासन पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे हेनरी रैमजे के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिन्यो मैत्री 2019 ये क्या है? तो शिन्यो मैत्री 2019 भारत व जापान की वायु सेनाओं का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास था। तो ये 2019 का करंट था, क्योंकि 2020 में ही एग्जाम हुआ। तो 2021-22 का जो करंट है वो आपको पढ़ के जाना है। 65 है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो तिलाड़ी कांड हुआ था 1930 में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, मई 1930 में। और इसको रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के तट पर यह हुआ था? तो यमुना नदी के तट पर यह कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, पी क्यू आर था एस कैरम खेल रहे हैं, पी आर और एस क्यू साझेदार हैं। तो हमेशा कैरम में क्या होता है, जो साझेदार होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार एक कैरम होता है। तो जो साझेदार होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे रहते हैं। मानो एक साथी यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे बैठेगा। अब एस है जो आर के दाएं ओर बैठा है, तो जो एस है वो आर के दाएं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। एस आर के दाएं ओर बैठा है और जो आर है वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा, तो आर यहाँ पे होगा और इसका मुंह इधर पश्चिम की होगा, पश्चिम की ओर होगा। और एस इसके दाएं ओर है तो एस होगा यहाँ पे। अब देखो आर का जो सहपाठी वो है पी, तो पी यहाँ पे होगा और क्यू कहाँ पे होगा, फिर क्यू यहाँ पे होगा। तो हमें क्या बताना है, क्यू की दिशा बतानी है कि तो क्यू की जो दिशा है वो है दोस्तों इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन, जो क्यू की दिशा है वो उत्तर दिशा है। 67 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 67 का सही आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब गंगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 14 जून 1985 में राजीव गांधी द्वारा गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा मिशन जो कि अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया, और स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था 17 दिसंबर 2009 को। 17 दिसंबर 2009 स्पर्श गंगा अभियान। स्वच्छ गंगा अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया और 14 जून 1985 को गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और ये कृष्ण प्रथम किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश। तो कई बार वंश पूछा जाता है तो आपको सही आंसर करना है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी मान्यखेत। आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ। तो 69 का हो जाएगा सही आंसर 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन किया गया। 70 है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो इसमें जो कलकत्ता है वो है कर्क रेखा के सबसे समीप। 71 की बात करते हैं अगर, तो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारगाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारगाहों को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ओपीईसी का मुख्यालय, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है ओपीईसी का मुख्यालय। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
सही आंसर। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये इसका मुख्यालय, OPEC का जो मुख्यालय है वो है वियना में। और OPEC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में, सितंबर 1960 में। वियना कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है वियना OPEC का मुख्यालय। 73 है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो जो लाल कुर्ती बाजार है दोस्तों ये है आपका रानीखेत में। रानीखेत का प्राचीन नाम है झूलादेव और इसकी स्थापना 1869 में की गई थी। 74 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का कालक्रम। तो देखो महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे इनमें से सबसे पहले चंपारण चलाया गया 1917 में। तो यहाँ पे चंपारण, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद चलाया गया अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये चला 1918 में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया 1918 में ही, और अंत में असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता। सही आंसर हो जाएगा पंडित हरगोविंद पंत। 75 का ए ऑप्शन। बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता थे पंडित हरगोविंद पंत। 76 है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 76 का हो जाएगा देखो मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार और भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। 77 है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 77 का हो जाएगा सही आंसर 1। कुमाऊं एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो वनों की समस्याओं के समाधान हेतु की गई थी 1916 में। 78 है, 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त हुई। ये 2019 का करंट है दोस्तों, क्योंकि 2020 में ये पेपर हुआ था, तो ये तो 11वीं होगा। लेकिन आपको इस वर्ष और इससे पिछले 1-2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। वो आपको हमारी जो वेबसाइट है jardhariclasses.in या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का भी और इंडियन का भी। तो वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको कई क्लासें हम दे चुके हैं करंट अफेयर्स के बारे में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। तो 79 का हो जाएगा सही आंसर डी, 4 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है, कोई तोता काला नहीं है और सारे जो कौवे काले हैं। 80वां जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से सुनना है कि कोई तोता है काला नहीं है, कोई भी तोता क्या नहीं है, काला नहीं है, और सारे जो कौवे हैं वो काले हैं। तो उपयुक्त के आधार पर कौन सा निर्णय सत्य होगा? तो यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कोई भी जो कौवा है वो तोता नहीं है। क्योंकि देखो सारे कौवे क्या हैं, काले हैं, तो जो जितने भी काले हैं वो क्या हैं, कौवे हैं। और कोई भी तोता क्या नहीं है, काला नहीं है। तो तोता काला नहीं है तो तोता हो गया, और जो काले हैं वो क्या हैं, कौवे हैं। कोई भी तोता क्या नहीं है, काला नहीं है, तो इसलिए कोई भी कौवा क्या नहीं हो जाएगा, तोता नहीं हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों में डिफरेंस यही है कि जो कौवे हैं वो काले हैं और जो तोते हैं वो काले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल 81 का हो जाएगा सही आंसर। अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम स्थल है वो है नंदप्रयाग, नहीं विष्णुप्रयाग, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल है विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट है यहाँ पे 82। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझते तो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपको यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो क्रम है ये सीधा क्रम है। कैसे क्रम? 2 और 1 3, 2 + 1 3, फिर 3 में हमने क्या जोड़ना है, 3 में हमने जोड़ना है 2, 3 + 2 = 5, फिर 5 + 5 में क्या जोड़ना है हमने, 3 = 8। देखो मतलब देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8। अब 8 में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो 8 में क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 8 + 4 =
12, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 + 5 = 17। तो यहाँ पे देखो 12 के बाद क्या आ रहा है, 17 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 17 प्लस हमने 6 जोड़ना है तो 23, और इस प्रकार 23 में हमने 7 जोड़ना है तो 30, और 30 में फिर 8 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो 2 3 5 8 12, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है 2 और 1 3, तो 3 को यहाँ लेना है, फिर उसके साथ 1 2 जोड़ना है, फिर 5 है, 5 को यहाँ लेना है तो इसके बाद 3 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार वो क्रम जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 83 का जो हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है, बी ऑप्शन 30। ये मैंने आपको जब मैंने परीक्षावाणी सीरीज चलाई थी तो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने डिटेल्स में इसके बारे में बता रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये 30 विधानसभा सदस्य, जब अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया तो 30 विधानसभा सदस्य थे उत्तराखंड में। इसमें जो 22 सदस्य थे वो यूपी विधानसभा से थे, जबकि प्लस जो 8 सदस्य थे वो थे यूपी विधान परिषद से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधान जो मतलब जो सदन है वो द्विसदनात्मक, विधानसभा भी है वहाँ पे और विधान परिषद भी है। तो 22 सदस्य विधानसभा से लिए गए थे और 8 सदस्य विधान परिषद से लिए गए थे, तो कुल हो रहे थे ये 30, और इसमें सबसे ज़्यादा थे 23 सदस्य बीजेपी के थे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार किसकी बनी थी उस समय? बीजेपी की बनी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर यहाँ पे हो जाएगा 84 का एल, यानी ए ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। 85 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो 85 का हो जाएगा सही आंसर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। उद्योग है तो उद्योग का यानी इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लेखक हैं दादा भाई नेरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नेरोजी। 87 ग्राम्य है, ग्राम्य से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ग्राम्य है, ग्राम्य क्या है दोस्तों? तो यह है जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना है ग्राम्य। तो 87 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 88 निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ये तो हो जाएगा सी ऑप्शन, ओजोन परत, ओजोन गैस। 88 का सी ऑप्शन। 89 है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है? तो जो अनासक्ति आश्रम है दोस्तों ये है बागेश्वर जिले में। अब देखो जो अनासक्ति आश्रम है ये बागेश्वर जिले में है, और यहाँ से कुमाऊं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो 1929 में महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। और बागेश्वर में मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बागेश्वर में यहाँ पर स्वराज भवन की स्थापना की गई थी। स्वराज भवन ये किसने स्थापित किया था? मोहन जोशी ने। और ये कहाँ है स्वराज भवन? तो ये भी आपका बागेश्वर में है, और अनासक्ति आश्रम भी कहाँ है? बागेश्वर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो 90 का हो जाएगा सही आंसर। नागरिक अधिकार भी हैं, राजनीतिक अधिकार भी हैं, और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। 91, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? 91 का हो जाएगा सही आंसर 16 मुट्ठी। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में 16 मुट्ठी होती है, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो 2.5 नाली में कितनी होती है? 40 मुट्ठी होती है। ठीक है, और इसका बराबर होता है 1 बीघा। ये आप समझ गए होंगे। तो एक नाली में कितना आ जाएगा? फिर 16 मुट्ठी आ जाएगा। एक नाली में 16 मुट्ठी, दो नाली में 32 मुट्ठी, और 2.5 यानी 2.5 में आ जाएगा 40 मुट्ठी। 40 मुट्ठी मैंने इसलिए बताया क्योंकि 40 मुट्ठी यानी 1 बीघा।
आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 92 का यहाँ पे 2005 में, यानी ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 93 की ओर, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है? तो 93 का हो जाएगा सही आंसर कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन। 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। 94 है, आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है? इसमें जो अधिकतम उपयोग होता है वो बहुलक का होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 95 है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक, तो इसका हो जाएगा सही आंसर पंडित नैन सिंह रावत। इनके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पंडित नैन सिंह रावत, जिन्होंने 1866 में नेपाल से ल्हासा तक, ल्हासा तिब्बत में है, यहाँ पर इन्होंने सर्वेक्षण किया था 1866 में। और पंडित नैन सिंह रावत का संबंध है मुनस्यारी पिथौरागढ़ से, तो इनको सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 96 ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 96 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कोची यानी केरल में। 97 है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? तो ये हो जाएगा गोस्थल के नाम से। 98 है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, समांतर चतुर्भुज आपको बताने हैं। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको समांतर चतुर्भुज बताने हैं कितने हैं। तो अगर आप ऐसे गिनने लग जाओगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसकी ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3। उसी प्रकार यहाँ पे आपको लिखना है 1 2। देखो इसका जोड़ और इसका जोड़ जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, और इसका हो रहा है 2 और 1 3, तो आपस में इन दोनों को मल्टीपल करो, 6 × 3 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन, 18 इसमें क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। 99 उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है? तो यह है सेलाकुई में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर हो जाएगा इरफान हबीब ने। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गए उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम था शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का मैं पहले आपको करा चुका हूं, और ये आज था शिफ्ट 2 का। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।